बस की रात गुजरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे और इस अंधेरी रात में रोहित बस में शामोली तक का सफर कर रहा था। बस में उसके अलावा एक लड़की और 2 आदमी भी बैठे हुए थे। वो दोनों आदमी पीछे की सीट पर बैठे हुए उस अकेली लड़की को लगातार घूरे जा रहे थे, मानो कि अगर मौका मिले तो वो उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। रोहित ये सारी चीजें देखता है और उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी तरह जल्दी से शामोली पहुंचना था। वैसे भी वो अपने समय से 1 घंटा लेट हो चुका था, तो वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए रोहित उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो ये सोचता है कि अगर उस लड़की को कुछ परेशानी हुई तो बस में कंडक्टर और ड्राइवर तो है ही, पर शायद उस लड़की को बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर भी भरोसा नहीं था। वो उन दोनों आदमियों के घूरने से काफी असहज महसूस कर रही थी। उन दरिंदों की भीड़ में उसे रोहित कोई देवता जैसा दिख रहा था और वो उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ रोहित एक पल के लिए उस लड़की को देखता है और फिर कहता है, वैसे तो इस पूरी बस में बहुत सी जगह खाली है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लड़की रोहित के रूखे जवाब के बाद भी वहां बैठ जाती है। शायद उसे उन दोनों आदमियों के घूरने से ज्यादा रोहित का रूखा जवाब ही अच्छा लगता है। लड़की के बैठने के बाद भी रोहित उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बार बार अपनी घड़ी देखता रहता है और 1-2 बार कंडक्टर से पूछता भी है कि हम शामोली कब तक पहुंचेंगे। रोहित के बार बार पूछने पर कंडक्टर चिढ़ जाता है और कहता है, ओ भाई साहब, इतनी जल्दी थी तो हवाई जहाज से जाना था ना, बस में क्यों चढ़ गए? शामोली आ जाएगी अपने समय पर, शांति से बैठो। रोहित कंडक्टर के इस तरह के रवैये पर कोई जवाब नहीं देता और अपनी घड़ी को देखते हुए खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी लड़की उससे कहती है, लगता है आपको काफी देर हो रही है। रोहित उस लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। बस अब पहाड़ी के उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी जहां दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। दोनों एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर विपरीत दिशा में देखने लगते हैं। हर तरफ फैला हुआ ये सन्नाटा मानो चीख चीख कर किसी अनहोनी के होने की दस्तक दे रहा था। तभी लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद कंडक्टर कहता है, लो भैया, आ गया आपका शामोली। कंडक्टर की बात सुनते ही रोहित बस से नीचे उतर जाता है। उसके पीछे वो लड़की भी बस से नीचे उतर जाती है और लड़की के पीछे वो दोनों आदमी भी बस से नीचे उतर जाते हैं। रोहित आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आती है, लेकिन वो दोनों आदमी वहीं रुककर इंतजार करते रहते हैं। शायद उन्हें ये देखना था कि वो लड़की जा कहां रही है। वो लड़की रोहित को रोकते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? जब तक मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं आते तब तक क्या आप यहीं पर मेरे साथ रुकेंगे? वो क्या है ना कि मुझे उन आदमियों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। देखिए मैडम, मैं माफी चाहूंगा अब, क्योंकि मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन मुझे काफी देर हो चुकी है। तो आई एम सॉरी। आप अपने घर वालों को जल्दी बुला लीजिए ना। अब मैं चलता हूँ। फिर न जाने रोहित के मन में क्या सोचता है और वो वहां रुक जाता है। लेकिन जब काफी देर के बाद भी कोई नहीं आता और वो दोनों आदमी भी कहीं निकल गए थे, तो फिर रोहित उस लड़की को बाय कहकर निकल जाता है। रोहित लगभग आधी रात में बिल्कुल अकेली सुनसान सड़क से बढ़ते हुए एक गली से होते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है। वहां कुछ देर चलने के बाद जब वो एक अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था कि उससे पहले वो सोचता है कि क्यों ना पास की दुकान से अपने दोस्त के लिए कुछ लेता जाए। रोहित को मोहल्ले की वो दुकान पता थी जो पूरी रात खुली रहती है। वो वहां जाकर कुछ चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने लगता है। वहां भी उसे काफी समय लग जाता है क्योंकि रोहित के पास कैश नहीं था और दुकानदार के डिजिटल पेमेंट में कुछ दिक्कत हो रही थी। तभी वहां उसे एक पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस उसी ओर जाती दिखाई देती है जिस तरफ से रोहित आया था। रोहित बिल पे करने के बाद वापस से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला होता है कि उससे पहले दरवाजा खुल जाता है
और उसके सामने वही लड़की होती है जो बस स्टॉप पर उसे मिली थी। अचानक उसे सामने देखकर रोहित कहता है, तुम यहाँ? हाँ, मेरा नाम तनीषा है। मैं रेवती की बड़ी बहन की दोस्त हूँ। तुम भी यहीं आ रहे थे? मुझे पहले पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी कहाँ पता था कि आपको यहाँ आना है, वरना मैं ही आपको अपने साथ ले आता। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। रोहित कमरे के अंदर घुसने ही वाला था कि इससे पहले रेवती कहती है, अरे रोहित, क्या बोल रहे हो तुम? अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें। रेवती की बात सुन रोहित तुरंत अंदर आ जाता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। तनीषा भी रोहित के बगल में बैठ जाती है और उसके बगल वाले सोफे और चेयर पर रेवती और उसकी बड़ी बहन बैठ जाती है। रेवती रोहित के लाए हुए चॉकलेट्स को देखकर खुश हो जाती है और रोहित को थैंक्स कहने लगती है। रोहित तनीषा को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी दोस्त को पता चलेगा कि वो तनीषा को यूं ही बस स्टॉप पर छोड़कर अकेले आ गया था, तो सभी उसके बारे में क्या सोचेंगे। तनीषा भी रोहित के ऐसे बर्ताव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं और सबके बीच में बात शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन तनीषा चुपचाप बैठकर उन सभी की बातें सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। रोहित भी सबके सामने उसे टोकने से हिचकिचाता है कि अगर वो तनीषा से बात करेगा तो न जाने उसके दोस्त और दोस्त की दीदी उसके बारे में क्या सोचेंगे। रोहित इतना ज्यादा सोच लेता है कि वो तनीषा से कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रेवती और उसकी बहन किसी काम के लिए अंदर जाती है तो रोहित अपने गले को साफ करते हुए तनीषा से पूछता है, फिर कुछ कहता है और वो भी उसका जवाब देती है। लेकिन उनके वापस आते ही फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। ये बातचीत का सिलसिला चलता रहता है और फिर सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 2 बजने को थे। रेवती और उसकी बहन के पीछे पीछे तनीषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उससे पहले तनीषा सभी की नजरों से छिपकर उसे एक प्यारा सा हग देती है और रोहित उसमें ऐसा खोता है कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती। उसके लिए तो नींद मानो उड़ सी गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तनीषा की वही मुस्कान आ रही थी, जिसके बारे में सोचकर वो मन ही मन गुदगुदाया जा रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। रोहित को अभी नींद नहीं आ रही थी। उसका गला सूखने लगता है। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ता है। कमरे के दरवाजे से लेकर हॉल तक घर की सारी लाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित अपने मोबाइल की डिस्प्ले लाइट से हॉल तक पहुंचता है और वहां जाकर लाइट्स की स्विच ऑन करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे तनीषा खड़ी होती है, जिसे देखकर रोहित कांप जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि तनीषा है तो फिर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तनीषा का बर्ताव अब बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले से काफी शांत लग रही थी। उसके बाल चेहरे से आगे थे। रोहित मुस्कुराते हुए उसके वहां अचानक से आने की बात को इग्नोर करता है और पानी की तरफ बढ़ जाता है। मटके से पानी का गिलास भरता है और गिलास को जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है कि एक बार फिर से तनीषा उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ी होती है। अचानक यूं तनीषा को इतना करीब देख उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वो पूछता है, क्या हुआ तनीषा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तनीषा रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देती। रोहित दोबारा उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? रोहित की इस बात पर तनीषा गर्दन को टेढ़ा कर उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल अचानक से उसकी दोनों तरफ हट जाते हैं और वो रोहित से कहती है, रोहित, तुम्हें वहाँ कोने से किसी की आवाज आ रही है? रोहित उसके सवाल पर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम किस आवाज की बात कर रही हो? रोहित के जवाब को सुन तनीषा का पूरा भाव बदल जाता है। उसका चेहरा ऐसा होने लगता है जैसे वो अगले ही पल रो देगी और वो दोबारा रोहित से कहती है, क्या तुम्हें वहां से किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है? किसी बच्चे के रोने की आवाज? रोहित इस बार भी ना में जवाब देता है। इस बात पर तनीषा जोर से उससे कहती है, कैसे नहीं आ रही तुम्हें आवाज? मेरे कानों में आवाज चारों तरफ से गूंज रही है। वहां देखो, एक बच्चा रो रहा है। दूसरे कोने में एक माँ अपने बच्चों की लाश को देखकर रो रही है। मेरे सामने तो देखो, ये कौन है? सफेद साड़ी में ये विधवा कौन है?
और ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है? रोहित तनीषा के इस अजीब सी बातचीत को सुनकर घबरा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं तनीषा को कुछ हो तो नहीं गया। वो तनीषा का हाथ पकड़कर कहता है, तनीषा, तुम ठीक तो हो ना? इस बात पर तनीषा जोर से चिल्लाती है, मत छू मुझे रोहित, मत छू। इतना कहते ही तनीषा एकदम जोर से चीखती है और कहती है, रोहित, उसके हमले से बचो। रोहित ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है कि किसके हमले से बचना है, वैसे ही उससे पीछे से ऐसा लगता है कि उसके सामने से अचानक एक इंसान अपने मुंह को खोलते हुए चीख रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। लेकिन अगले ही पल वो रोहित के बेहद नजदीक आकर अचानक से गायब हो जाता है। रोहित डर के मारे झटके से नीचे गिर जाता है, जैसे कि मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया हो, और वो तनीषा के पैरों में गिरा हुआ था। मैंने कहा था ना रोहित, वहां कोई है, इस कोने में भी, उस कोने में भी, तुम्हारे पीछे भी, और यहाँ मेरे अंदर भी। अचानक से तनीषा का पूरा सिर 180 डिग्री तक घूम जाता है और उसका चेहरा पीछे और बाल आगे की ओर आ जाते हैं। ये देखकर रोहित की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त और उसकी बड़ी दीदी हॉल में आ जाती हैं और वो देखते हैं कि रोहित बेहोश पड़ा हुआ है। वो रोहित को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब रोहित होश में आता है तो पूछता है, तुम्हारी दीदी की वो दोस्त कहाँ है? उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। रोहित की इस बात पर रेवती कहती है, मेरी दीदी की कौन सी दोस्त? यहाँ तो बस हम 3 ही हैं। रोहित कहता है, अरे नहीं, हम 3 कैसे? वो तनीषा कहाँ है, तेरी दीदी की दोस्त? रोहित की इस बात पर रेवती की बहन कहती है, कौन तनीषा? मेरी तो तनीषा नाम की कोई दोस्त है ही नहीं। रोहित कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो कल रात को यहीं पर बैठी थी, तुम्हारे बगल में, जब हम सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित को घबराता हुआ देखकर रेवती सबसे पहले अपने दोस्त को शांत करती है। उसके बाद वो उससे कहती है, रोहित, यकीन मानो, यहाँ हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। हम तो कल रात को ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर हम दोनों से नजरें हटाकर आखिर तुम किसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा कि शायद तुम ट्रैवल करके थक गए हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। इस बात पर रोहित कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? मैं बता रहा हूँ ना कि कल हम तीनों के अलावा वो लड़की भी यहाँ थी जिसका नाम था तनीषा। वो रात को मेरे साथ बस में आई थी। शामोली के बस स्टैंड पर वो मेरे साथ उतरी भी थी और मुझे रुकने के लिए कहा था ताकि वो उन 2 आदमियों से बच सके। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो तुम्हारे घर पर थी, पर अब वो कहाँ चली गई? रोहित की इस बात पर रेवती को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बस रोहित, बहुत हुआ, अब तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। इतना कहकर वो दोनों कमरे के अंदर सोने चली जाती है। लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके सामने बस में बैठी तनीषा नजर आ रही थी और दूसरी तरफ वो तनीषा जिसकी गर्दन अचानक से घूम गई थी। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो जाती है और रोहित की आंखें खुलती है और वो वहां से निकल जाता है, जबकि वो पूरे हफ्ते वहां रुकने वाला था। लेकिन जो भी यहाँ इस फ्लैट में कल रात उसके साथ हुआ, उसके बाद वो सुबह ही उस फ्लैट से बिना किसी को बताए वहां से निकल जाता है और वापस जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की वैन और एम्बुलेंस जो कल रात उसने वहां देखी थी वो भी वहीं खड़ी हुई थी। आगे बढ़कर रोहित ने जब देखा कि हो क्या रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां तनीषा की लाश पड़ी थी और तो और कुछ लोग उसकी लाश के आसपास इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कल रात कोई उसके साथ हैवानियत कर वहीं पर मरता हुआ छोड़कर भाग गए। जब सामने से दूसरी गाड़ी आई तो उस गाड़ी वाले ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब तक पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती लड़की की जान जा चुकी थी। आईडी कार्ड पर उस लड़की का नाम तनीषा था। उसे वहां मरा हुआ देख रोहित फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस को पहले लगता है कि रोहित उसका कोई जानने वाला है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रोहित को पता है कि आखिर वो लोग कौन हैं, तो फिर रोहित की मदद से पुलिस उन हैवानों को पकड़ लेती है और फिर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है।
रोहित उस रात के बाद ऐसा बदला कि अब उसे कभी भी कोई लड़की अकेली दिखती है और उसे उसकी मदद की जरूरत होती है तो वो उसका साथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो लड़की सेफ महसूस नहीं करती है। इसके बाद रोहित न सिर्फ ये प्रैक्टिस खुद करता है बल्कि अपने इस प्रैक्टिस की एक कम्युनिटी बना लेता है, जिसके जरिए लड़के अब लड़कियों के लिए रात के अंधेरे में खतरा नहीं है बल्कि एक सहारा बनते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।